नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चंडीगढ़ पहुंचे हैं, जहां पर ज्ञान सूर्य निकेतन सेंटर बना हुआ है, बहुत ही प्यारा सा। और यहां पर विशेष कविता दीदी और उनके साथी रहते हैं। बड़े ही प्यार से इस सेंटर को बनाया गया है। पहले रेंट पे यहाँ पर सेवाएं हुई और फिर जब भाई बहनें बढ़े तो उन्हें लगा कि अपना एक हॉल होना चाहिए, क्लास होना चाहिए। तो फिर उसके बाद कहानी शुरू हुई और फिर जगह देखी और इस जगह को पसंद करने के बाद यहाँ पर पुराना मकान खरीदा गया, फिर उसे तोड़कर नया भवन खड़ा कर दिया। सुधीर भाई से मुलाकात हो रही है। सुधीर भाई नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। कैसे हैं आप? बहुत बहुत अच्छे, बाबा का शुक्रिया। आप क्या करते हैं? बस बाबा की सेवा में है यहाँ सेंटर पर। वैसे प्रोफेशनली क्या करते हैं? यहाँ BSNL में एक जॉब है इंजीनियर का। अच्छा, तो कब से कर रहे हैं? लगभग पिछले 14 वर्षों से। अच्छा, और ये ज्ञान कब में नाम है? 10 वर्षों से। 10 वर्ष। तू ही तो है मेरी आस पास, होता है मेरे दिल को आभास। ओम शांति, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और मैं कविता दीदी के बारे में आपको बता रहा था, तो आइए आप कविता दीदी से ही जानते हैं उनका ब्रह्मा कुमारी संस्था से कैसे जुड़ना हुआ। जी दीदी जी बताइए। ओम शांति। ओम शांति, नमस्कार। 1984 में जब पंजाब में बहुत आतंकवाद था, तो उन दिनों एग्ज़ाम भी चल रहे थे, मैट्रिक के एग्ज़ाम मुझे देने थे अभी। अच्छा। तो उस वक्त क्या हुआ कि हमारे मम्मी पापा जाने लगे वहाँ। ये बात है फरवरी 1984 की। तो उस वक्त माता पिता वहाँ जाते थे तो उनको अच्छा लगने लगा और उनकी लाइफ में चेंज भी बहुत आया। पहले उम्मीद नहीं थी कि पिताजी में इतना चेंज आएगा। मदर तो हमारी फिर भी बहुत भक्ति भावना वाली थी, और पिताजी में जो परिवर्तन देखा तो उससे हम 4 भाई बहन हैं, तो उनके चारों बच्चे हम बहुत प्रभावित हुए। छोटी बहन तो चलो बहुत छोटी थी। तो उस वक्त ये चीज़ें जो समझ में आने लगी कि पॉजिटिव एटमॉस्फेयर का और वहाँ जो उनको शांति मिलती थी और बहनों का जो पवित्र जीवन था जो हम भी वहाँ जाकर देखते थे, तो उससे उनकी लाइफ पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ा। उनमें परिवर्तन देखकर हम भी जाना शुरू हुए। हालांकि पहले हमारी जो दादी माँ थी वहाँ पर, तो घर में जो दादी माँ थी वो थोड़ा अपोज करती थी कि वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो अच्छी जगह नहीं है। लेकिन पिताजी में परिवर्तन उनको भी अच्छा लगा, तो वो जैसा कहती थी हम उनको भी खुश रखते थे कि चलो कोई बात नहीं, नहीं जाएंगे। लेकिन हम वहाँ जाते थे तो उसमें अच्छा लगने लगा। तो 10th क्लास के एग्ज़ाम पर भी उसका अच्छा इम्प्रेशन हुआ, क्योंकि मन थोड़ा शांत रहने लग गया। जो ओवर थिंकिंग बहुत थी, कुछ भी सोचते रहते थे, तो ओवर थिंकिंग थोड़ा कंट्रोल हो गई। और मैट्रिक के एग्ज़ाम देने के बाद हमारे पास काफ़ी टाइम था बीच में। तो पंजाब में आतंकवाद की वजह से एक लंबा गैप रहा, कर्फ्यू लगा, कर्फ्यू के बाद भी कुछ ऐसे चेंजेस आए। तो जो जून में शुरू होना चाहिए कॉलेज, वो हमारा अगस्त में शुरू हुआ। तो वो काफ़ी गैप था जिसमें हमने आध्यात्मिक साहित्य पढ़ा और अपनी लाइफ को देखने समझने का मौका मिला। भले किशोर अवस्था थी, लेकिन फिर भी मैं बाकी लड़कियों से ज़्यादा मैच्योर होती थी। उसके बाद माउंट आबू जाना हुआ। पहले माता पिता गए, छोटी बहनें गई, उन्होंने वहाँ का बहुत सुंदर, बहुत अच्छा हाल सुनाया। उसे देख के हमें लगा कि हमें भी वो सीखना चाहिए, देखना चाहिए। और फिर कॉलेज की पढ़ाई करते हुए, तब प्रेप होती थी और उसके बाद 3 साल BA के थे, तो उस पढ़ाई के दौरान ही सेवा करने का दिल करना, मेडिटेशन सीखना, बहुत जल्दी जागना, ये हमारा लाइफस्टाइल बन गया था। ओम शांति। कविता दीदी, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया, लेकिन इस ज्ञान मार्ग में ऐसा कौन सी बात जो आपको बहुत अच्छा लगी, पकड़ के रखा, जिससे आप अपने जीवन को समर्पित कर दिया?
ज्ञान में जो सबसे अच्छी चीज थी वो थी पवित्रता। जो क्योंकि ये बात पर उस वक्त जब मैं 7th 8th क्लास में थी तो मैं अक्सर ये बात सुनती थी, दहेज प्रथा की प्रॉब्लम, उसकी वजह से किसी बहू को जला दिया गया, कहीं कुछ जला दिया गया। 1981 में इस तरह के समाचार सुनती थी तो मेरे कोमल मन के ऊपर इसका बहुत बैड इंप्रेशन था कि अगर ऐसा है तो या तो शादी नहीं करनी चाहिए या बहुत अच्छा कमाना चाहिए जो कोई दहेज की मांग ना कर सके, ऐसी बातें। और फिर आतंकवाद में भी ऐसी बातें देखी जो मुझे लगा कि लड़कियों को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो वो स्ट्रांग होने के लिए अच्छा पढ़ना जरूरी है और उसका आध्यात्मिक उन्नति होना जरूरी है। तो मुझे लगा कि ये लाइफ ज़्यादा अच्छी है बजाय शादी करने के और बच्चे पैदा करना और फिर उनकी परवरिश में ही लगे रहना सिर्फ। इसकी बजाय मुझे लगा कि हम औरों को रोशनी देने वाले बन जाए। तो सेवा का जो मन में भाव आया, ईश्वरीय सेवा का या समाज की सेवा का, उसकी वजह से मुझे ये ब्रह्मा कुमारी संस्थान इसलिए अच्छा लगा क्योंकि यहाँ बहनें ज्यादा थी, बहनें थी, नारी शक्ति की बात हो रही थी, वुमेन एम्पावरमेंट की। तो और यहाँ वो उस बातों को बहुत खराब समझा जाता था कि धन के पीछे या कोई अपनी वासना के पीछे किसी तरह का शोषण किया जाए किसी स्त्री का या लड़कियों का, तो इस चीज को यहाँ अच्छा नहीं समझा जाता था और वुमेन एम्पावरमेंट की बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। तो उससे मैं प्रभावित हुई, प्रेरित हुई और मैंने डिसाइड किया कि मुझे यही अपना जीवन समर्पित करना है। कविता दीदी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूँगा कि अभी जो सेंटर है इसके बारे में कुछ बातें बताइए और कैसे आप इस सेंटर पे आए। 1989 में मैं लॉ सेकेंड ईयर में थी, तो तब से ही मैंने सोच लिया था कि लॉ कंप्लीट होने के बाद या तो मुझे बहुत अच्छा जुडिशियल ऑफिसर बनना है या मुझे पूरी तरह ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। तो मैं बहुत टाइम, लगभग बीच के 3 महीने, जो एक क्लास कंप्लीट होने के बाद दूसरी क्लास में जाने तक 2.5-3 महीने का गैप, तो कई वर्षों तक लाइक 89, 90, 91 इनमें मैं माउंट आबू में गुजारा करती थी। तो मधुबन उसे हम कहते हैं, तो वहाँ सेवा करने का, वहाँ ज्ञान सुनाने का, वहाँ चाहे भोजन बनाने और खिलाने की सेवा हो, सब सेवाओं में बहुत आनंद आता था। तो मुझे लगा कि यही सेवा मेरा जीवन है। और जब आर्ट गैलरी वहाँ समझाते थे ओम शांति भवन में, तो बहुत अच्छा लगता था। तो तब से ये डिसाइड कर लिया कि इसके बाद मुझे यही समर्पित होना है। तो 89 में वहाँ से ट्रेनिंग की मैंने, जो ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए किस स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, क्या अपने आप को कैसे और प्रिपेयर किया जाए, तो ये ट्रेनिंग की। और वहाँ से आने के बाद मैं सेंटर पर रहने लगी। कॉलेज में भी जाती थी, सेंटर पर भी रहती थी। 91 तक ऐसा रहा, 2 साल तक। 2 वर्ष के बाद 91 में LLB कंप्लीट हो गई। तो चंद्रमणि दादी थे उन दिनों हमारे पंजाब जोन के इंचार्ज, उन्होंने हमें चंडीगढ़ भेजा अचल दीदी के पास। चंडीगढ़ में अचल दीदी से बहुत कुछ सीखने को मिला। अचल दीदी, अमीर चंद भाई जी और यहाँ बाकी बहनों का जो स्टाफ था, समर्पित बहनों का, उनका संग बहुत अच्छा था। हर छोटी छोटी चीज भी यहाँ सीखने को मिली। सेवा भाव क्या होता है ये हमें चंद्रमणि दादी, अचल दीदी, दादी प्रकाश मणि जी ने बहुत प्यार से समझाया और सिखाया। तो मैं वहीं रही। 91 में चंडीगढ़ आई थी और 91 से लेकर सन 2000 तक अचल दीदी के बिल्कुल अंग संग रही। उनके साथ टूर्स पर जाना, वहाँ भी उनसे देखने और सीखने को मिलता था। वो हर जगह वो किस तरह से अपनी शांति, पवित्रता और रूहानियत से सेवा करते हैं, तो वो भी जानने और सीखने को मिला। तो सन 2000 में फिर मुझे यहाँ डेप्यूट कर दिया गया। उससे पहले भी बीच बीच में वो कभी 2 महीने, कभी 6 महीने अलग अलग सेवा केंद्रों पर सेवा करने के लिए भेजते थे। तो आदरणीय अचल दीदी जी ने फिर 2000 से मुझे इस सेवा केंद्र पर डेप्यूट कर दिया। ये शुरू तो 93 में हो गया था, बीच बीच में हम यहाँ आते भी थे। तो उस वक्त अनीता दीदी यहाँ थे और भी बहनें थी, तो फिर वो और सेवाओं में गए, तो मुझे यहाँ सेवा संभालने का मौका मिला। बहुत छोटे
किराए के मकान में ये सेवा शुरू हुई थी। मात्र 2 कमरे थे, थोड़े थोड़े भाई बहन आते थे, बट अंदर की खुशी कि उनको कुछ देना चाहिए, कुछ देना चाहिए। तो हमने एक नई और बिल्कुल हल्की सेवा, मीन्स कि कोई खर्चा नहीं हो, जिसमें ऐसे फ्लैक्स के चित्र बनवाए, वो बहुत महंगे नहीं बनते हैं, स्टैंड बनवाए। और जहाँ भी चंडीगढ़ में अलग अलग सेक्टर्स में मंडी लगती है, सब्जी मंडी, वो वहाँ हमेशा नहीं रहती, एक दिन के लिए वहाँ वो लगाई जाती है। ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से यहाँ सिस्टम बना हुआ है। तो उस मंडी में बहुत लोग आते हैं, फिर सब्जी मंडी में सब्जी, फ्रूट और छोटे मोटे दूसरे भी वहाँ हॉकर्स बैठे रहते हैं, कोई प्लास्टिक का सामान बेचने वाले, कोई जुराब रुमाल बेचने वाले। तो वहाँ लोग बहुत आते हैं। वहाँ हम एग्जीबिशन लगाते थे, क्लास के कुछ भाई बहनें और हम बहनें, तो लोग अपने आप आते थे, देखते थे। डेली होती थी मंडी, कहीं आज यहाँ 45 सेक्टर में है, कल 43 सेक्टर में है, फिर 42 सेक्टर में है। नज़दीक जहाँ भी हफ्ते का जो दिन बनता था तो हम वहाँ चले जाते थे एग्जीबिशन लेके। क्लास के भाई बहन बहुत उमंग से सेवा करते थे। तो इस तरह से ये सारी सेवाओं का रिजल्ट ये हुआ कि लोग दुखी परेशान तो हैं, शांति की खोज में वो आने लगे, क्लास बढ़ने लगी। फिर हमें लगा छोटे सेंटर पर गुजारा नहीं होगा, तो बड़ा हॉल, बड़ा सेंटर किराए पर लिया। तो किराया भी बढ़ता गया, बट भाई बहन भी बढ़ते गए, तो वो अपने आप अपने ऊपर वो खर्चा ले लेते थे, समझ लेते थे ये खर्च हमको उठाना है क्योंकि ये सेवा है। तो फिर इस तरह करते करते 26 वर्ष बीत गए। क्लास बहुत अच्छी हो गई, जगह जगह उसकी आगे ब्रांचेस बन गई। और उन ब्रांचेस का रिजल्ट ये हुआ कि फील होने लगा कि जब हम इकट्ठे क्लास करते हैं तो कोई भी हॉल में हम बैठ नहीं पाते हैं, हमें बाहर से हॉल किराए पर लेना पड़ता है। तो फिर सबने सोचा कि इस बार हम अपना ही एक स्थान लेकर, जमीन लेकर सेवा केंद्र बनाएंगे। तो ऐसा 2015 में गाइड किया आदरणीय रमेश शाह जी ने, हमारे बहुत वरिष्ठ भाई हैं, उनकी प्रेरणा पाकर 2018 में एक पुराना मकान यहाँ खरीदा गया और उस पुराने मकान को पूरी तरह से तोड़कर, गिराकर, फिर प्रॉपर शिलान्यास करके आदरणीय अमीरचंद भाई जी थे और इस तरह सब बड़ी बहनें आई जो अभी वर्तमान समय जोन इंचार्ज आदरणीय प्रेम दीदी, उत्तरा दीदी, वो पधारे। तो फिर इसको 6-8 महीने में मकान तैयार कर लिया गया और जब से इस भवन में आए हैं, इसका नाम है ज्ञान सूर्य निकेतन। तो यहाँ बहुत अच्छी सेवा होती है। हम समझते हैं कि भगवान स्वयं ज्ञान सूर्य है, तो वो यहाँ अपनी किरणें फैला रहे हैं। बहुत ही सुंदर बातें आपने बताया, कैसे सेंटर शुरू हुआ और अच्छा लगा हमें। अब जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक संदेश सबके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? मैं ये मानती हूँ कि आत्मा का सच्चा दोस्त पवित्रता और शांति है। तो जितना हमारा मन बच्चों जैसा मासूम हो जाता है, पवित्र हो जाता है और जीवन में संयम आता है, तो संयम और डिसिप्लिन हमें ठीक रास्ते पर चलाते हैं। वो मर्यादाएं हमें हमेशा खुश रखती हैं। और दूसरी बात, अपने पास बैठने का समय निकालें। हम साइलेंस में जितना टिकेंगे उतना हमें अपनी गलतियां रियलाइज होंगी, हमें अपनी शक्ति का अनुमान लगेगा, शक्ति बढ़ती जाएगी और शक्ति का अंदाजा होने से हम सेवा अत्यधिक कर सकते हैं। क्योंकि स्वमान या अपनी शक्ति को पहचानना ये इसी संस्था में राजयोग में ही सिखाया जाता है। इससे पहले हमने कभी नहीं सुनी थी ये बात कि सेल्फ एम्पावरमेंट ही सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। इसीलिए साइलेंस में टिके, हमेशा अपने आप को देखने की कोशिश करें। दूसरा कोई आपकी गलती बताए उससे पहले आप स्वयं अपनी गलतियों और अवगुणों को पहचानें और चेंज हो जाएं। ओम शांति। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया, ज्ञान सूर्य निकेतन का इतिहास और अपने बारे में। थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जो बहनें हैं, आपके सहयोगी हैं, उनके बारे में भी जानते हैं उन्हीं से। ओम शांति। मनु बहन, कैसे हैं आप और आपका ब्रह्म कुमारी से कैसे जुड़ना हुआ, ये हमें बताइए। हम इस ईश्वरीय ज्ञान में 1994 में आए
और बाकी उससे पहले अंदर एक क्रेज था परमात्मा के लिए कि वो कौन है। कई सारी चीजें थी कि किसी से पूछते थे कि परमात्मा कौन है, तो कहने वाले कहते थे सब हैं। और जब बड़ी मेहनत करके हम सबको मानने लगे, सब जगह जाने लगे और सबकी तस्वीरें घर में रखी, तो फिर किसी ने कहा कि एक नाव में पाँव रखो, तो वहां कंफ्यूजन हो गई। तो यहाँ पर ये बड़ी पजल गेम थी कि ईश्वर है कौन है, तो आखिर कौन बताएगा इस सच के बारे में। और दूसरा क्वेश्चन अंदर ये चलता था कि धर्म को मानते हैं और धर्म से जुड़े लोग भी इंसानियत वाला जो तौर तरीका है ठीक तरह से निभा नहीं पाते, इंसानियत नजर नहीं आ रही। वैसे कहेंगे कि हम बहुत पूजा पाठ भक्ति में लगे हुए हैं, और ऐसे भी जैसे वैल्यूज इंसान में दिखनी चाहिए तो वो नहीं दिखती थी। और तीसरी तरफ देख रहे थे कि जो समाज में है बहुत कई तरह के भेदभाव, मन मुटाव इंसान के अंदर चलते रहते हैं, तो इसका क्या समाधान है। तो ये सारी वजह थी। और एक और था कि जैसे फीमेल्स के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं है, वैसे तो बाहरी तौर से कर भी रहे हैं, कई तरीके अपना रहे हैं कि किसी तरह हेल्प हो वुमेन्स को, पर फिर भी देखा नारी का सम्मान नहीं है, भावनाओं में जितना होना चाहिए वो नहीं है। तो ये सारी वजह थी इस ईश्वरीय ज्ञान में जुड़ने की। तो 94 में हम जुड़े और हमें यहाँ सबसे अच्छा, यहाँ सेंटर पे रहने वाली बहनों को देख के लगा कि इनका जीवन कितना श्रेष्ठ और ऊंचा है। और उसी वक्त ही मन में आ गया कि हमें ऐसा बनना है। परिवार में तो ऐसी छुट्टी नहीं थी, हम हिमाचल से हैं, धर्मशाला से, और परिवार पंजाबी है, तो उसमें तो वैसे भी सिखिज्म होने के कारण बहुत कट्टरता भी थी, तो इतना हम आ भी नहीं सकते थे। लेकिन फिर भी हमने उसी वक्त ही ठान लिया। कहते हैं ना, संकल्प ऐसी चीज है जो एक बार अंदर ठान लो तो वो कभी ना कभी तो पूरा हो ही जाता है। और सबसे अच्छी चीज जो ब्रह्मा कुमारीज में जो अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन होता है, जिसे अमृत वेला कहते हैं, तो उसमें मेरे को काफी हेल्प मिली। तो उस समय हम उठकर जब मेडिटेशन करते थे तो अपने आप ही अंदर एक आवाज आती थी कि संसार में कोई ऐसी ताकत बनी ही नहीं जो आपको यहाँ आने से रोक सके। तो ये बड़ा पावरफुल थॉट आता था। और फिर जब आए यहाँ सेवा के लिए, 2000 में हम डेडिकेट हो गए थे, और हमारा सीधा ही माउंट आबू जाना हुआ, और वहाँ फिर जैसे पंजाब जोन के हैं तो इधर चंडीगढ़ में आना हुआ। अचल दीदी के थ्रू हमने काफी कुछ सीखा। उनका जीवन भी बहुत ऐसे प्रेरणादायी था, बहुत नियम संयम से चलने वाले एक आदर्श थे वो सबके लिए। और फिर और जैसे यज्ञ के बड़े थे, जैसे दादियों को देखते थे कि उनका जीवन कितना शक्तिशाली है, हमेशा एक दातापन की उनकी स्थिति रहती है, चाहे कोई कैसा भी है, बिल्कुल परमात्मा समान विशेषताएं उनमें दिखने में आती थी। तो ऐसे सबको देख देख के लगता था कि जो चीज हमने दुनिया में नहीं देखी, भक्ति में नहीं देखी आज तक किसी के अंदर, की जो कर रहे हैं वो चीजें, जिस इष्ट को मान रहे हैं उस इष्ट की वो चीज नजर आए, तो वो नहीं दिखाई देती थी। लेकिन यहाँ सबको जो बड़े हैं उनको देख के लगा कि इन्होंने वाकई ही परमात्मा को पाया है, क्योंकि परमात्मा तो इनके अंदर खुद नजर आ रहा है। तो इसीलिए वो जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिला। अंदर सहन करना सीखा, खुश रहना सीखा, बातों को भूलना सीखा, एक समय के बाद अपने आप को कैसे पावरफुल बनाना है वो सीखा। और बाकी आज चंडीगढ़ में सेवाएं दे रहे हैं, बहुत स्थानों पर जाना होता है, जैसे स्कूल्स वगैरह में जाते हैं, कॉलेज वगैरह में भी जाना होता है, वहाँ मॉरल एजुकेशन से रिलेटेड लेक्चर्स होते हैं। और कभी सीआरपीएफ कैंप या और जो आर्मी के कैंप हैं उनमें जाते हैं, और इस तरह की सेवाएं चलती रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बहुत ही प्यारी सी बातें आपने अपना अनुभव साझा किया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। पूनम बहन, कैसे हैं आप? और मैं चाहूँगा कि आप भी अपना ब्रह्म कुमारी से कैसे जुड़ना हुआ इसके बारे में बताइए। हम बहुत बाल्यकाल से ही इस संस्था से जुड़े, लगभग 5-6 साल की उम्र थी, और हमने परिवार में और अपनी गली आसपास के मोहल्लों में काफी प्रकार की अशांति देखी थी, और परिवार में
पिताजी जैसे स्मोकिंग वगैरह करते थे, तो ये चीजें हमें अच्छी तो नहीं लगती थी, परंतु माहौल बहुत धार्मिक था परिवार का। पर घर के अंदर ही मंदिर था और वैसे भी सभी के सभी रीति रिवाज और सब प्रकार के कर्मकांड सब बहुत प्रॉपर करते थे। हर रोज घर में भोग लगता था, आज हनुमान जी को भोग, आज संतोषी माता को, क्योंकि घर में मंदिर था। तो ये सब कुछ देखते थे, परंतु अचानक कुछ समय हम ये देखने लगे कि घर में कहीं स्मोक की स्मेल नहीं है, घर में कहीं पान का पूड़ा नहीं है, ये सब हम देखने लगे। तो हमने एक दिन अपनी माता जी का पल्ला पकड़ के पूछा, आप लोग कहाँ जाते हो? क्योंकि पहले मंदिर रोज जाते थे, हर रोज इतना सब कुछ कर रहे थे, परंतु ऐसा कोई चेंज नहीं था। तो जब उन्होंने मुझे कहा आप भी चलोगे, मैं कहा, और हमें वो सेंटर पर ले गए। सेंटर का माहौल इतना पॉजिटिव, इतना शांति का, और बहनें इतनी प्रेम से बोलने वाली, उनका लिबास इतना अच्छा लगा। तो हम ये सब देखते ही हमने हर रोज ही लगभग जाना शुरू कर दिया। हमें हर चीज बहुत अच्छी लगती थी वहां की। तो वहां से हमें पता लगा कि इतना घर में चेंज आया है तो इस वजह से आया है। तो वो ज्ञान सुनने, समझने और उस पर अप्लाई करने लग गए थे। तो ऐसा करते करते साल भर के अंदर ही माउंट आबू जाने का प्रोग्राम बना मधुबन में। तो हम भी छोटे, दोनों बच्चियां, मैं और मेरे से बड़ी बहन, हम दोनों भी वहां उनके साथ ही गए। तो वहां जाकर एक अलग ही फीलिंग थी, एक अलग ही संसार था वो। तो उस फीलिंग को, जो इतनी सिक्योर फीलिंग थी, इतनी खुशनुमा फीलिंग थी, तो ऐसा हमने संसार में कहीं नहीं देखा था। हम रात को 10 बजे भी इतने जंगल में, वो सारा माउंट आबू था, 83-84 की बात है, परंतु वहां पर किसी प्रकार का डर नहीं। हम रात को 10 बजे भी कहीं कुछ ले रहे हैं, इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में जा रहे हैं। तो मुझे ये चीज इतनी अट्रैक्टिव लगी कि इतनी सिक्योरिटी संसार में कहीं नहीं है। और समाज सेवा में हम पहले ही, दिल था हमारा कि हम करेंगे तो समाज सेवा ही करेंगे, संसार जैसा कोई साधारण जीवन नहीं बनाना, विवाह आदि करना, इसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं था। इस कारण से फिर हमने आगे ये अपना जीवन चुना कि हमने समर्पित होकर सेवा करनी है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात आपने बताया। और मेडिटेशन या राजयोगा का कोई खास अनुभव आपको, कुछ साक्षात्कार ऐसा कुछ हुआ है? साक्षात्कार जैसा नहीं, पर अनुभव बहुत अच्छे होते थे। जी जी, एक छोटा सा अनुभव शेयर कीजिए। उसमें काफी सारे थे अनुभव। तो उसमें कभी भी कोई बहुत डर वाली परिस्थिति होती और कैसे बाबा को याद करते थे और परमात्मा सचमुच मेरे साथ है, वो फीलिंग हमें बहुत अच्छी लगी। और ऐसा करते करते भगवान से दोस्ती हो गई, और इतनी पक्की दोस्ती थी कि हमें हर बात में महसूस करती थी बाबा मेरे आगे चल रहा है, बाबा मेरे साथ खड़ा है, बाबा मेरे पीछे है। हर वक्त बाबा की छत्र छाया में हूं, ऐसा अनेकों बार अनुभव किया, और इस अनुभव ने आगे बढ़ाया। और जब इस समर्पित जीवन में आए तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे चैलेंजेस को इतना आराम से, सहज रूप से पार कर लिया। पूनम बहन, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत ही अच्छी बातें आपने शेयर किया हमारे साथ में। और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक संदेश क्या बताना चाहेंगे आप सभी को? हमारा एक ही संदेश है कि सबसे पहले हम अपने जीवन में ज्ञान को अप्लाई करते हैं। जैसे हमें एक बात बहुत अच्छी लगती थी, और शॉर्ट एंड स्वीट मैसेजेस, यहाँ छोटे छोटे स्लोगन होते थे। तो वो स्लोगन मुझे बहुत अच्छा लगता था, गुड टू फॉरगिव, बेस्ट टू फॉरगेट। तो माफ करो और भूल जाओ। माफ करने के बाद भी हमें उसे याद नहीं रखना। इसी तरह फुल स्टॉप लगाने की प्रक्रिया, कि मन में बहुत सारे संकल्प, बहुत सारी बातें चल रही होंगी, उन्हें सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है। नो क्वेश्चन, बातों को प्रश्नों में उलझाकर अपने मन को और नहीं उलझाना, तो हर बात को फुल स्टॉप लगाना है। तो फुल स्टॉप लगाना अच्छा लगा। इसी तरह से आप सब भी अगर ये प्रक्रिया अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आप इसका बहुत सुख पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ओम शांति। कोमल बहन, कैसे हैं आप? आनंद में है।
बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आप आनंद में हैं। और मैं चाहूँगा कि आप ब्रह्म कुमारी से कैसे जुड़े इसके बारे में बताइए। ओम शांति। हम अपने स्कूल टाइम में, शायद मुझे याद आता है +1 +2 में होंगे, जब हमारे माता पिता ज्ञान में चले। पहले माता जी ज्ञान में चले तो जैसे माताओं को होता ही है कि परिवार में सबको भूं भूं करते ही रहना है, तो ऐसे माता जी अक्सर करके हमें ज्ञान की कुछ बातें सुनाते रहते। वो हमें कहते मुरली पढ़ के सुना दो। हमें अर्थ कुछ नहीं पता होता था, लेकिन अच्छा लगता था वो पढ़ के उनको सुनाना। फिर जो वो बाबा के गीत सुनती थी घर में, वो ऐसा सुन सुन के जैसे याद ही हो गए थे। उसके बाद दूसरे गीत जैसे अच्छे ही नहीं लगते थे। बीच बीच में ओकेजनली त्योहारों के दिनों में दीदी अक्सर करके हमें बुलाया करते, तो वो बहुत प्यार से, जैसे छोटे भी थे, बच्चे थे, तो बहुत प्यार से दीदी ने हमें टोटी देनी, कुछ कहानियाँ सुनानी, जो कि जिनकी मोरल वैल्यूज़ हम अपने जीवन में यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे बीच बीच में ही जाना होता था। लेकिन फिर एक बार दीदी ने बोला कि आप एक बार मधुबन जाके आइए। तो हम यूथ विंग के प्रोग्राम में फ़र्स्ट टाइम मधुबन गए थे ग्रुप के साथ। दीदी हमें लेकर गए, तो वहाँ का वातावरण, वहाँ की मैनेजमेंट ने इतना अट्रैक्ट किया कि वहाँ सब कुछ इतना वेल मैनेज देख के लगा कि ये कार्य परमात्मा के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो वहाँ से आने के बाद फिर दीदी ने जैसे हमसे क्लास में अनुभव सुना और प्रतिज्ञा कराई कि अब से रोज़ आना है। तो तब से फिर डेली जाने लगे, मुरली क्लास में जाते थे, योग करते थे, तो वो अच्छा लगने लगा। फिर पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एक शौक़ था कि जब इतना पढ़े हैं तो जॉब ज़रूर करनी है। साथ साथ बाबा की सारी धारणाओं को भी फॉलो करते थे, डेली मुरली योग ये भी करते थे, लेकिन एक शौक़ था कि जॉब भी करनी है। शायद बाबा ने वहाँ भी सेवा करानी थी तो फिर जॉब करते करते बाबा की सारे नियम धारणाओं को फॉलो करते हुए फिर जब कोरोना टाइम आया, मतलब मन में ये तो था कि बाबा की सेवा में लगना है, लेकिन कब लगना है वो फाइनल नहीं था कोरोना काल में हमें फिर पूनम दीदी के पास सेवा करने के लिए हम 2 दिन आए थे, और 3rd डे से लॉकडाउन लग गया तो हम वापस ही नहीं जा पाए। तो वो जो 14 दिनों का पीरियड था, अब हम घर तो जा नहीं सकते, तो यहाँ सिर्फ बाबा और मैं, और कोई ऑप्शन नहीं था। तो बाबा के साथ टाइम स्पेंड करने का अनुभव किया, क्योंकि अक्सर करके तो डेली बिजी लाइफ में इतना टाइम नहीं मिलता था। तो खुद के साथ, बाबा के साथ समय गुजारा। तो तब एक अंदर से आवाज़ आने लगी कि अब और समय तो कम ही होता जा रहा है, तो जीवन समर्पित करना है तो कब करेंगे। तो तब फिर फाइनली डिसाइड किया, और तब से बाबा की सेवाओं में अपना जीवन समर्पित किया। कोमल बहन, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं चाहूँगा कि इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते कौन सी एक बात जो बहुत आपको अच्छा लगा? सबसे पहले जो अच्छी बात लगी, पहले ही दिन बताया गया कि यहाँ का मोटो है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। अभी तक हम दूसरों में ही वो परिवर्तन ढूंढते रहते थे, वो ऐसे बदल जाएं तो हम ठीक हो जाएं, वो ऐसा ना करें। लेकिन यहाँ आके सीखा कि खुद को बदलेंगे तो जग बदल जाएगा। और खुद को बदलना तो बहुत सहज था, हाँ समय ज़रूर लगा, लेकिन बाबा की मदद जो मिलती है उससे खुद को बदलने में मेहनत कम हो जाती है। तो खुद को बदलते हुए संसार को बदलने की ओर बढ़े। और दूसरी चीज़ ये अच्छी लगी कि संकल्पों का, जैसे बाबा ने वाइब्रेशन का कंसेप्ट बताया। पहले ये तो समझ नहीं थी कि मुख से मीठा बोल रहे हैं पर मन में कड़वा भी सोच लेते लेकिन अब समझ आया कि अंदर से जब ठीक कर लेंगे तो वो बाहर की बात ऑटोमेटिक सामने वाले तक, जब मेरी पॉजिटिव वाइब्रेशन जाएगी तो उनका मन मेरे लिए भी पॉजिटिव स्वतः ही हो जाएगा। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी कि खुद को बदलना है और अपने संकल्पों को चेंज करना है, ताकि सामने वाले तक हमारी शुभ वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशंस जा सके। अच्छा, इस मार्ग में चलते चलते आपको भी कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े? चैलेंजेस तो आते हैं, लेकिन अगर ज्ञान की समझ सही तरीके से आ रही है और योग सही लग रहा है तो वो चैलेंजेस नहीं लगते।
है ना, वो आगे बढ़ने का साधन बन जाते हैं। जिसे बाबा कहते हैं तूफान भी तोहफा बन जाता है। तो वो कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं और हमेशा उन्होंने आगे ही बढ़ाया। जैसे सिंपल सी बात है कि कभी दीदी ने हमें बोल दिया आज आपको स्टेज पे बोलना है, तो एक चैलेंज ही था छोटा ही सही लेकिन चैलेंज ही था कि कैसे बोलेंगे। लेकिन एक बाबा की याद बात आती है कि बाबा हमेशा बताते थे कि मम्मा ने हाँ जी का पाठ पक्का किया। तो एक हाँ जी का पाठ हमने पक्का किया कि जैसा बड़े बोलेंगे करना ही है, उसमें ना नहीं करना। तो ना नहीं किया तो आज तक आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, बड़े बढ़ाते जा रहे हैं और हम बढ़ते जा रहे हैं। चलिए जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप सभी को। जी, जैसे कि आज हमारे युवा साथी जो है नेगेटिविटी की तरफ, एडिक्शंस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। एक्चुअल में वो अपने इस जीवन के मूल्य को कहीं ना कहीं भूल गए हैं कि ये जीवन हमें सिर्फ ये सब चीज़ें करने के लिए नहीं मिला। शक्ति, युवा शक्ति बहुत, युवा में बहुत शक्ति है जिसको वो एक अगर पॉजिटिव दिशा में लगाएं तो विश्व को बदल सकते हैं। जैसे कि हम अपना उदाहरण लें कि लोगों को लगता है कि आपकी तो अभी आयु इतनी बड़ी नहीं है, आप ये कहाँ आ गए, आप ये किस रास्ते पर चल पड़े। लेकिन परमात्मा हमें सिखाते हैं कि इस शक्ति को अगर एक पॉजिटिव दिशा दी जाए तो हम खुद का जीवन भी बदल सकते हैं और दूसरों का भी। करना हमें सब कुछ ही है लेकिन खुद को अंदर ही अंदर बदलते जाना है और उसकी शक्ति हमें परमात्मा योग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा देते हैं। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आप भी एक बार सभी आकर ये मेडिटेशन कोर्स सीखिए और इसको अपने जीवन में अप्लाई करके देखिए, आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य ही आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आइए अब बात करते हैं शेफाली बहन से। शेफाली बहन हमारे बीच में आ गए हैं, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। तो चलिए मैं चाहूँगा कि आप ब्रह्मा कुमारी से कैसे जुड़े इसके बारे में भी बताइए। हम कॉलेज में थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, 3rd ईयर में थे, तब हमारी सिस्टर ने जाना शुरू किया। तब वो घर में सिस्टर शिवानी के आस्था पे अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज का प्रोग्राम आता था, तो वो हम देखते थे। तो सिस्टर शिवानी को देख के और उनके क्लासेस सुन के अच्छा लगता था और लगता था कि ये जो बता रहे हैं ये बहुत ही प्रैक्टिकल है और इसको अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। तो उनको देख के लगा कि जीवन ऐसा ही बनाना है, ऐसा ही बनना है। तो फिर सेंटर गए, वहाँ पे कोर्स किया, फिर वहाँ की सिंप्लिसिटी, प्योरिटी और पॉजिटिविटी अच्छी लगी तो फिर डेली जाना स्टार्ट किया। फिर जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तब हम सेंटर पे, फिर दीदी ने पूछा कि आपका अभी लक्ष्य क्या है। तो हमने कहा कि अभी 3-4 साल जॉब करनी है, अल्टीमेट लक्ष्य तो ये है कि हमें ब्रह्मा कुमारी बनना है। तो उन्होंने कहा कि जब आपको ब्रह्मा कुमारी बनना है तो और टाइम वेस्ट क्यों करना, तो आप अभी आ जाओ फिर। तो हमने कहा ठीक है देखते हैं। फिर ट्रेनिंग के, कुमारी ट्रेनिंग के फॉर्म निकले हुए थे, तो दीदी ने कहा फॉर्म फिल कर दो, तो अगर आपने बनना ही है तो आप ट्रेनिंग करके आओ। तो फिर मधुबन आई, ट्रेनिंग की 1 महीना। उसके बाद फिर डिसाइड किया कि अभी और टाइम वेस्ट नहीं करना है, अभी फिर सेंटर पे ही रहना फिर शुरू कर दिया। तो जैसे वो ट्रेनिंग करके आ गए, आप सेंटर पे रहना शुरू कर दिया। उसके बाद 2 महीने तो घर रहे थे, हाँ। उसके बाद फिर सेंटर पे रहना शुरू कर दिया। हमें बार बार एक ही बाबा से आवाज़ ऐसे सुनाई देती थी कि अभी बाबा को मदद चाहिए। तो वैसे भी नेचर था कि हमें कभी भी किसी को ना नहीं करते थे। कोई किसी भी प्रकार की मदद मांगता था तो हम हमेशा करते थे, कितनी भी हम अपनी ओर से हेल्प कर सकते थे तो हम करते थे। तो जब भगवान मदद मांग रहा है तो उनको फिर ना कैसे करें। और सोशल सर्विस करना चाहते थे, शुरू से ही लक्ष्य था कि सोशल सर्वर बनना है, बट कैसे सोशल वर्कर बनना है, क्या करना है। पर जब यहाँ पे आए तो समझ में ऐसे इससे अच्छी सोशल सर्विस तो हो ही नहीं सकती। तो फिर यही डिसाइड किया कि अभी सेंटर पे रहना है। एक मेडिटेशन का ऐसा कुछ खास अनुभव आपका हो तो?
हाँ, जब हमने स्टार्ट किया हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो था। हम ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे। कॉलेज में भी अगर प्रेजेंटेशन देनी है, सेमिनार देना है, तो उसमें भी जब हमारा नाम अनाउंस होता था कि अभी आपको कल सेमिनार देना है, तो अंदर से वो डर आता था कि खुद प्रोजेक्ट बनाया है पर फिर भी इतने सब लोगों के सामने, टीचर हैं, प्रिंसिपल है, स्टूडेंट्स हैं, उनके सामने अपना प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करना, तो उसमें थोड़ा डर लगता था। तो जब मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना शुरू किया तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, बहुत लाइटनेस आती गई। नहीं तो हम छोटी छोटी चीज़ों की बहुत टेंशन ले लेते थे, बहुत स्ट्रेस हो जाता था कि ये करना है, वो करना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, फिर जॉब करना है, प्रोजेक्ट बनाना है, बहुत छोटी छोटी बातों की भी हम बहुत टेंशन ले लेते थे। तो जब मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना शुरू किया तो फिर इतना लाइट फील करते गए। तो बड़ी बड़ी बातें आती थी तब भी वो बड़ी बात भी फिर छोटी लगती थी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया। और चलिए जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक संदेश क्या देना चाहेंगे सबके लिए आप? हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आप उसको एक्सेप्ट करें, आप उससे डरे नहीं और ट्राई करें। और ट्राई करते करते चीज़ें आप सीख जाएंगे कि आप अपने अंदर एक दृढ़ता रखिए और सीखने की इच्छा रखिए कि हमें कुछ नया सीखना है। कोई भी बात आएगी तो आपको कुछ ना कुछ सिखा के ही जाएगी। तो हमेशा अपने सामने जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ग्रैब करें और सीखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा, बाबा। ओम शांति। नेहाबेन, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भाई जी। जी, मैं चाहूँगा कि आप अपनी कहानी बताएं, ब्रह्म कुमारी से कैसे जुड़ना हुआ? ये बात है 2012 की। मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हो चुकी थी, तो उसके बाद मैं अपनी जॉब के लिए तैयारी कर रही थी। और 2011 में स्टडी कंप्लीट हो गई, तो एक साल इन बिटवीन जॉब नहीं लगी थी। तो हमारा जहाँ घर है वहीं पर ही ब्रह्मा कुमारीज़ का सेवा केंद्र था। तो मेरी लौकिक माता जी शाम को मंदिर जाया करती थी, वहाँ से उन्होंने सेवा केंद्र के बारे में पता किया और उन्होंने जाना शुरू किया। तो मैं जॉइंट फैमिली से हूँ। मेरे घर में माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी सब लोग रहते हैं। तो मेरे चाची जी ने और माँ ने जाना शुरू किया। तो वो जब घर आते थे ना, तो वो जो सुनकर आते थे वो डिस्कस करते थे। तो मुझे उनकी बातें सुनकर अच्छा लगता था और मैं स्ट्रेस तो थी ही, क्योंकि मैं जॉब के लिए तैयारी कर रही थी और जॉब लग नहीं रही थी। तो उसके बाद उनकी बातें सुनकर अच्छा लगता था, उससे प्रभावित होकर फिर मैं वहाँ गई सेवा केंद्र में। तो मुझे वहाँ पर बहुत अच्छा लगता था जाकर के ज्ञान सुनना और हमेशा उत्सुकता रहती थी। तो मैं वहाँ जाकर अपनी दीदी से कहती थी कि जो 7 दिन का कोर्स है आप उसका डबल टाइम दे करके मुझे कम टाइम में ही पूरा करा दीजिए। तो कुमारी होने के नाते से बहुत पालना, बहुत प्यार सबका मिलता था। शुरू में ही दीदी ने अब सेवाओं में भी मुझे बहुत आगे बढ़ाया, क्योंकि कुमारी थे, धारणाएं तो थी ही। बहुत जल्दी 2 महीने में प्यार लहसुन वगैरह, सात्विक भोजन सब कुछ ही हो गया था। तो जनवरी मास आया, तपस्या मास आया, तपस्या में आगे बढ़े, तो सब कुछ बहुत जल्दी ही एक तरह से होता चला गया। बाबा से जुड़ते गए, प्यार का अनुभव होता गया और आज आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही अच्छी बातें आपने शेयर किया। और मैं चाहूँगा कि इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते कोई एक ज्ञान की बात या फिर कोई एक अनुभव आप सुनाएं। एक छोटा सा अनुभव सुना सकती हूँ? पहले अनुभव सुनाती हूँ, फिर मोटिवेशनल पॉइंट सुनाऊंगी। तो जैसा मैंने बताया, मैं ज्ञान में जब आई उस टाइम मैं जॉब की तैयारी कर रही थी। तो जनवरी मास हमारा तपस्या मास है। 18 जनवरी में बाबा का स्मृति दिवस रहता है, ब्रह्मा बाबा का। तो जब मैं ज्ञान में आई तो हमारे बड़े दीदी और सेंटर की सभी कुमारियां जो हैं वो गई थी मधुबन सेवा के लिए, क्योंकि बाबा मिलन का प्रोग्राम था 18 जनवरी में। और मैं नई थी तो मैं बाबा मिलन में नहीं गई, पर मैं सेवा केंद्र पर ही सेवा करती थी। तो 21 जनवरी को मेरा बैंक में इंटरव्यू था। उससे पहले मैंने कई इंटरव्यू दिए, क्लैरिकल के, ऑफिसर के, जो क्लियर नहीं हुए थे। कभी इंटरव्यू रह जाता था, कभी रिटर्न एग्ज़ाम रह जाता था। तो तपस्या मास भी चल रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि अभी एग्ज़ाम तो कोई क्लियर हो नहीं रहा है,
तो फिर मैंने बाबा की सेवा में ही आगे बढ़ना फाइनल किया कि मैं दुआओं का खाता ही जमा कर लेती हूँ, क्योंकि इंटरव्यूज़ तो इतने दे दिए हैं कि क्लियर नहीं हो रहा। तो 21 जनवरी को जो होगा देख लेंगे, हम सेवा ही करते हैं। तो दीदी क्योंकि अकेले थे, छोटे दीदी, बाकी सब लोग मधुबन गए हुए थे और उधर से बाबा का नया घर भी बन रहा था और ब्रह्मा भोजन भी था स्मृति दिवस के दिन ही। तो मैं दिन भर ही सेवा ही करती रहती थी और 18 जनवरी हो गया, अभी 19 और 20 2 दिन थे, 21 तारीख को इंटरव्यू था और फिर धीरे धीरे स्ट्रेस बढ़ रहा था क्योंकि बैंक के लिए इंटरव्यू देना था, जिसके लिए सारी पढ़ाई की थी, सारी तैयारी। और उस महीने में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाई की, ये सोचकर कि अभी दुआओं का खाता ही जमा कर लेते हैं। फिर मैंने 1-2 लोगों को अप्रोच किया कि अभी स्ट्रेस बढ़ रहा है तो कोई मेरी सिफारिश ही लगवा दो, है ना, कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए। तो एक ने तो हाथ खड़े कर दिए कि अभी आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आए हैं, अगर आप हफ्ता भर पहले आते तो हम आपकी सिलेक्शन भी करवा सकते थे। तो हाथ खड़े कर दिए। दूसरी जगह मैं अपने लौकिक भाई के पास गई तो मैंने उनको बोला आपके लिंक्स हैं ना, अपने लिंक्स को यूज़ कीजिए और मेरा, है ना, कहीं अप्रोच लगवाइए। तो भाई ने बोला अभी तो तू ब्रह्मा कुमारीज में जाने लगी है, अभी तू लोगों से क्या सिफारिश कर रही है ना, तेरी तो सिफारिश बहुत ऊपर तक है। उस दिन मुझे बहुत टचिंग लगी कि लोगों को, दूसरों को मेरे भगवान पे इतना विश्वास है, लेकिन मैंने तो बाबा को कहा ही नहीं, मैंने तो बाबा को यूज़ ही नहीं किया। और दूसरा, ज्ञान में नई थी तो ज्ञान इतना गहराई से समझ नहीं आया था, पर बाबा से प्यार बहुत था। तो मुझे इतनी बात समझ में आ गई थी कि मैं बाबा से मांगूंगी नहीं, है ना, बाबा से मेरा अगर रिश्ता है तो बाबा मेरे मन की बात समझता है तो वो अपने आप ही पूरी करेगा, अगर नहीं भी पूरी होती तो इसमें भी मेरा कोई ना कोई कल्याण होगा। तो मतलब तब तक का मेरा रिकॉर्ड ये था, मेरा जिस दिन कोई पेपर हो, स्टडी का हो, जॉब का हो या मेरा इंटरव्यू हो, तो मेरी पल्स रेट बहुत हाई हो जाती थी क्योंकि स्ट्रेस बहुत होता था। तो 20-21 को भी 2 ही दिन तैयारी के थे। पहले जब मैं 1-1 महीना पढ़ती थी तब भी मेरे इंटरव्यू क्लियर नहीं हुए। अभी 2 दिन में चलो जो हुआ सो किया मैंने। तो 21 तारीख को सुबह इंटरव्यू देने के लिए बस में जा रही हूँ। अब स्ट्रेस बढ़ रहा है, सबको देख रही हूँ, सब लोगों को बहुत कुछ पता है क्योंकि जनरल अवेयरनेस होती है ना, कुछ ऐसा नहीं पास्ट से रिलेटेड, जनरल अवेयरनेस टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, जो कि मेरी तैयारी बिल्कुल थी नहीं। अब स्ट्रेस बढ़ रहा है तो फिर भी जा रही हूँ। तो अचानक से मुझे ऐसे लगा, बस में बैठे बैठे मेरी कान में एक आवाज़ आई कि तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। जबकि मैंने वो चित्र बाबा का तब तक देखा नहीं था, वो है ना निराकार बाबा का चित्र। और उसके बाद मेरी पल्स रेट भी नॉर्मल हो गई। अगर मैं एक पल के लिए ये मान भी लूँ कि ये मेरा ये वहम है कि मुझे जो सुनाई दिया, लेकिन वो मेरी पल्स रेट का नॉर्मल हो जाना, जो अब तक की ज़िंदगी में कभी भी हुआ ही नहीं था। वो पल्स रेट नॉर्मल मेरी तब होती थी जब मैं पेपर दे देती थी या मेरा इंटरव्यू हो जाता था, लेकिन पहले ही हो गई तो मुझे लगा कि बाबा मेरे साथ है। उस दिन पहली बार मुझे बाबा का इतना स्पष्ट अनुभव हुआ। फिर मैं जब इंटरव्यू के लिए गई, वहाँ जब मेरा नंबर आया तो नर्वसनेस तो ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि पल्स रेट नॉर्मल हो गई थी, तो स्ट्रेस लेवल इतना नहीं था। फिर ये थॉट माइंड में आ गया था कि अब जो होगा वो मुझे स्वीकार है क्योंकि बाबा बैठा है। तो मैं जब इंटरव्यू के लिए गई तो उन्होंने मेरे से वही क्वेश्चंस पूछे, पहले की जनरल अवेयरनेस जो मुझे आते थे, जो मैंने पहले के इंटरव्यूज़ में कभी क्लियर किए थे। तो उसके बाद 2 महीने बाद रिज़ल्ट आया, फिर मेरी सिलेक्शन हुई। तो बैंक में मैंने इंडियन ओवरसीज़ बैंक में एज असिस्टेंट मैनेजर जॉब किया, मतलब करीब 10 ईयर्स जॉब किया मैंने। और उसके बाद बाबा के ज्ञान को गहराई से समझा और उसके बाद फाइनल डिसीज़न लिया बाबा की सेवाओं में समर्पित रूप से आने का। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अपना अनुभव साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। बाबा मीठे बाबा प्यारे। आइए अब हमारे बीच अंकिता बहन आ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? बस बढ़िया भाई जी। चलिए, मैं भी चाहूँगा कि अभी आप भी अपना ब्रह्मा कुमारी से कैसे जुड़ना हुआ ये बताएं। ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ना जब मैं बीकॉम फाइनल ईयर में थी, 2016 की बात है। तो फाइनल ईयर के सेमेस्टर, लास्ट सेमेस्टर चला था, तो वहाँ पे कुछ मंदिर के पास शिविर लगाया था दीदियों ने। तो पहले कभी भी ऐसे वाइट कपड़े वालों को कभी भी नहीं देखा और ऐसे कोई ब्रह्मा कुमारी संस्था होती है इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, क्योंकि दुनिया में पढ़ाई में, फ्रेंड्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी। तो कोई सोशल मीडिया पे उस टाइम फ़ोन भी बहुत रेयर यूज़ करते थे, तो इतना था भी नहीं। तो मैं 2-3 दिन से देख रही थी, कॉलेज जब जाती हूँ और कॉलेज से जब आती हूँ, यहाँ से कोई वाइट साड़ी वाली, बहुत जिसको कहते हैं कि एक वाइब्रेशन नाम का ऐसा पता भी नहीं था कि कैसे पॉजिटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन, सारी बातों से पार थे।
तो मतलब जब दीदियाँ वहाँ से गुजरती थी तो ऐसा लगता था कि कोई चीज़ आकर्षित करती है, और ये ऐसा भी मन करता था कि इनसे पूछ लें कि कौन है। फिर 2-3 दिन बहुत सब्र किया कि कोई अच्छे लोग लग रहे हैं, रास्ते चलते पूछना अच्छी बात भी नहीं लगती है ऐसे। तो कॉलेज के बच्चे थे तो इतना हम सोचते भी नहीं थे। तो लास्ट दिन जब था तो मैं अपने फ्रेंड के रूम से आ रही थी, संडे का दिन था। तो मैं आते आते वहाँ पे देख रही थी कि कुछ जैसे दीदियाँ, थोड़ी देर वहाँ पे कुछ लेडीज़ बैठी थी और कुछ वो अपने भजन वगैरह गा रही थी। थोड़ा बहुत भक्ति में इंटरेस्ट था तो थोड़ी देर के लिए मैं वहाँ पे बैठ गई बिना किसी को बताए। तो थोड़ी देर के बाद देखती हूँ कि वहाँ पे वाइट साड़ी वाली दीदियाँ आ गई। बहुत खुशी हुई उस चीज़ को जान के कि आज मेरे को सामने से आए ये, तो ये बताएंगे आज कि ये कौन है। तो उन्होंने उस दिन शायद मे बी सीढ़ी का चित्र समझा रहे थे या इसका कल्पवृक्ष का चित्र, समझ नहीं आया। लेकिन लास्ट में 1-1.5 घंटे के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस ऐसे जी कर रहा था इनको देखते रहें, इनकी स्माइल और वो प्योरिटी का लेवल बहुत हाई। तो जब लास्ट में एक दीदी ने मेडिटेशन करवाया, आत्मा परमात्मा कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है, लेकिन उन्होंने ऐसे जैसे सीन बनवाया कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, मैं आत्मा हूँ, यहाँ से शरीर से डिटैच हो रही हूँ और परम धाम में जा रही हूँ। तो उस दिन मेरे को पहली बार वो इतना अच्छा अनुभव था कि परम धाम में जैसे हम बाबा के सामने बैठे, बाबा शब्द भी नहीं यूज़ किया, जैसे परमात्मा निराकार के सामने हम बैठे हैं, उसकी शक्तियों की किरणें मिल रही हैं। मुझे बचपन से ही बहुत इरिटेशन बहुत जल्दी हो जाती थी, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती थी, बहुत चिड़चिड़ापन होता था और गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था। तो मुझे पहली बार उस शांति का इतना अनुभव हुआ कि शायद यही चीज़ थी जिसको मैं दुनिया में ढूंढ रही थी। सारा दिन मस्ती करती थी नो डाउट, लेकिन वो घर आके फिर से वही एक इरिटेटिंग सा बिहेवियर, तो वो खुद को भी डिस्टर्ब करता था। तो फिर पहली बार मुझे ऐसे अनुभव हुआ कि मुझे यही चीज़ चाहिए। साथ वाले आंटी थे, हम रूम लेकर वहाँ पे रहते थे, गांव से शहर में आए थे, मदर भाई बहन सब रहते थे हम। फिर साथ वाली आंटी को मैंने पूछा कि आप भी यहाँ पे जाते हो? उन्होंने बोला हाँ मैं जाती हूँ, लेकिन मैं सुबह जाती हूँ 5 बजे और 6 बजे हमारी क्लास होती है। मैंने बोला मैं तो 9 बजे उठने वाली, 5 बजे कैसे उठूँगी? तो फिर लेकिन वो जिसको कहते हैं कि जो शांति का अनुभव हुआ था वही चीज़ थी। मैंने बोला नहीं ठीक है, मैं उठ जाऊँगी सुबह बस में ट्रैवल करना, 5-10 मिनट का रास्ता था, बस में जाना पड़ता था। वो भी एक बहुत बड़ी बात लगती थी क्योंकि मेरे को ट्रैवल करना वैसे पसंद नहीं था। तो सुबह उठ गई, 5 बजे से पहले उठ गई, सेंटर चली गई। सेंटर जाके बहुत अच्छा लगा। पहले दिन तो जो हमारी डेली क्लास होती है उसी में बैठे, दूसरे दिन भी उसी क्लास में बैठे। समझ कुछ नहीं आ रहा था, बाबा बाबा कह रहे थे। फिर मैंने सोचा मैं बाबा कहाँ फंस गई और पता नहीं कैसे बाबा। फिर तीसरे दिन दीदी ने कहा कि आप डेली आएंगे? फिर मैंने बोला हाँ जी। तो बोलते फिर आप कोर्स कर लो 7 डेज़ का। तो तब से मैंने कोर्स किया और तब से रेगुलर है। कोर्स के साथ साथ ही दीदियों से कुछ ऐसे डिस्कशन होती रहती थी, तो खाने पीने की धारणाओं के बारे में उन्होंने बताया कि जैसे हम तामसिक भोजन नहीं खाते हैं, प्याज लहसुन का नहीं खाते हैं, तो कोर्स के साथ साथ ही वो धारणाएं घर में भी अपनाई और तब से प्याज लहसुन छोड़ा। बाहर का खाना तो पहले से ही बहुत रेयर खाते थे। पापा आर्मी में थे तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होते थे कि बाहर का खाना नहीं खाना है, साफ़ नहीं होता है, हैंड वॉश नहीं होते हैं। तो वो पहले से बचपन से ही वो चीज़ें थी। तो खाने पीने की धारणा में कोई प्रॉब्लम नहीं आई इतनी ज़्यादा। तो तब से लेकर घर में कोई ज्ञान में नहीं चलते थे, लेकिन इस धारणा पे सभी अभी तक पक्के हैं कि घर में भी ऐसी चीज़ें नहीं बनती हैं। तो एक पवित्रता और एक जो सेंटर पे आके ज्ञान समझ नहीं आता था, कोर्स कुछ समझ नहीं आया, आज तक पता नहीं है कि कोर्स में क्या किया था। लेकिन एक जो बाबा के रूम में जाते थे और वहाँ पे बैठते थे और वो जो साइलेंस का अनुभव होता था, सारा दिन इतना बातों में रहते थे, जो साइलेंस का अनुभव होता था, वही अनुभव था कि आज इस ब्रह्मा कुमारी जीवन को फिर अपनाया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत अच्छी बात आपने बताया। और मैं चाहूँगा कि आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो एक संदेश के रूप में क्या बताना चाहेंगे आप? सभी के लिए एक ही मैसेज है कि हम चाहे दुनिया में कुछ भी करते हैं, अपना जॉब है, परिवार है या कोई भी करियर के बारे में हम कितना भी फोकस्ड हैं, लेकिन सारी चीज़ों को साथ लेते हुए परमात्मा को साथ ही बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो परिस्थितियों में हमारा मन ऊपर नीचे हलचल में आता है और उसकी वजह से हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है, माइंड की वजह से हमारी बॉडी पे उसका इफ़ेक्ट आता है, धीरे धीरे हमारे रिलेशन पे भी इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है।
तो उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमें परमात्मा के साथ बहुत प्यार का रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। और मेडिटेशन ऐसा नहीं है कि हम बाहर की दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं, लेकिन सारी चीज़ों को संभालते हुए, सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए उसको बहुत अच्छे तरीके से हम उसको मैनेज कर सकते हैं अगर हम परमात्मा के साथ हम अपना रिलेशन अच्छा बना के रखते हैं तो। अंकिता बहन, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं। बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा, बाबा मीठे बाबा, प्यारे। अचल बहन, कैसे हैं आप? बढ़िया। जी जी जी, चलिए मैं चाहूँगा कि आप भी अपना अनुभव सुनाइए, कैसे ब्रह्मा कुमारी से आपका जुड़ना हुआ। ओम शांति। शरीर का नाम आंचल है और मैं पंजाब राजपुरा से बिलोंग करती हूँ। ब्रह्मा कुमारी से पहले एक्चुअल में क्या था, घर में ही जो पेरेंट्स बहुत भक्ति भावना वाले थे, मदर थे बहुत डिवोटेड थे गुरु के प्रति। तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो मेरी जो फ्रेंड थी वो गीता पाठशाला में रह रहे थे उस टाइम। तो ड्यूरिंग स्टडी तो हमारा मिलना होता था। तो इस तरह से तो वो कनेक्टेड थी ब्रह्मा कुमारी इसके साथ। तो स्टडी करते के बहाने से उनके पास जाना होता था। तो ऐसे करते करते तो फिर वहाँ पर दीदी से मिलना हुआ, वहाँ कर जो इंचार्ज थे। और उनका बहुत जिस तरह से वो मिल रहे थे, बहुत ही ज़्यादा, मतलब वर्डिंग्स नहीं है, बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन थी, बहुत रूहानियत थी लगी। तो वो बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने कोर्स करने के लिए सजेस्ट किया तो वो कर लिया। स्टार्टिंग में तो कैसे चल रहा है, हाँ थोड़ा सा फिर घर वालों से कोर्स के ड्यूरिंग ही थोड़ा सा वो इसके लिए ऑब्जेक्शन करने लगे। बट फिर भी तो ऐसे करते कोर्स किया, फिर मुरली सुना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद जब धारणाओं की बात आई, क्योंकि फिर जब दीदी ने बोला कि बाबा मिलन के लिए जाना है तो उसके लिए जो कंडीशन थी खान पान की शुद्धि, तो फिर उसके लिए फिर घर वालों से थोड़ा सा बंधन आया। लेकिन फिर वो भी बाबा की हेल्प से वो भी सब कुछ ठीक हो गया। फिर इस तरह से बाबा मिलन किया तो बहुत छुट्टी मिलती गई। हाँ, बट इस दौरान भी ज्ञान की बहुत ज़्यादा कहेंगे, बहुत ज़्यादा समझ अभी तक भी नहीं आ रही थी। बस कर रहे थे, मुरली सुन रहे हैं। फिर कॉलेज पूरा हुआ, जॉब करनी स्टार्ट की, तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो गया था, जिसकी वजह से मैं अपनी क्लास को भी टाइम नहीं दे पा रही थी, मेडिटेशन के लिए भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। फिर उसके बाद फिर डिसाइड किया तो या एक साइड हो जाए या तो इस करियर में जाना है। हाँ, परिवार वालों से ये बहुत जल्दी से छुट्टी मिल गई थी कि आपकी चॉइस है, आपका डिसीज़न है, जैसे आप अपनी लाइफ में चलना चाहें, आप जैसे चूज़ करना चाहें। तो वो बहुत इजीली हो गया। फिर तो इस तरह से जो है 5 साल इस तरह से ज्ञान में चलने के बाद फिर डिसीज़न लिया कि अब सेंटर पर रहना है, तो उसी को ही फाइनल अपना लक्ष्य बना लिया। तो अभी जॉब वगैरह नहीं करते, अभी सेंटर पे ही है? नहीं, जॉब बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया। जी जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अचल बहन। और मेडिटेशन का या राजयोगा का कोई ख़ास ऐसा एक्सपीरियंस हो तो वो बताइए हमें। ये है कि बाबा की समझ, एक बाबा क्या है, तो बाबा का प्यार का अनुभव, वो सारी चीज़ें बिल्कुल सिर्फ एक बाबा के प्रति ही, अपनी कैसे वीकनेस को ओवरकम करना, सब कुछ बाबा ने ही अपने आप अनुभव करवाया। हर चीज़ जो है, सिर्फ योग ही नहीं, ज्ञान, सेवा, धारणा, हर चीज़ जो है बाबा ने ही उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी से क्लैरिटी आती गई। अच्छा, एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप सभी को? सभी के लिए यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी आज का जो टाइम है, ये डिमांड कर रहा है
कि इस टाइम में जो बाहर की आज का जो एक क्रूशियल टाइम है, बाहर का वातावरण जो है पूरी तरह से इम्प्योर हो चुका है और दिन बर दिन परिस्थितियाँ भी चेंज होती जा रही हैं। तो बाहर की जैसे परिस्थिति चेंज हो रही है, तो लेकिन उस सब में हमारे मन की स्थिति भी स्टेबल रहे, हम तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो है राजयोग मेडिटेशन एंड परमात्मा की पहचान। सो आप भी ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े और सिर्फ कुछ टाइम निकाल करके राजयोग मेडिटेशन को सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच आंचल बहन। बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा मेरे। बीके जीत बहन, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। नाम बड़ा अच्छा है आपका। तो आप बताइए कि आपका ब्रह्मा कुमारी संस्थान से कैसे जुड़ना हुआ, अपनी कहानी। ब्रह्मा कुमारी संस्था में जुड़ना इसलिए हुआ क्योंकि हमारे ज्ञान में आने से पहले परिवार ज्ञान में था। बड़ी सिस्टर वो समर्पित थे, तो बड़ी सिस्टर जो भी वो मेडिटेशन करते थे या परमात्मा को मिलने के बाद उनके लाइफ में जो चेंजेस आए, वो चेंजेस को देखकर, कुछ प्राप्तियां को देखकर फिर हमें वहाँ से मोटिवेशन मिली। लाइक संस्कारों का ही मेन होता है कि संस्कार हमारे कलयुग में कलयुगी जैसे संस्कार होते हैं, गुस्सा करना, ये करना। तो फिर वो चीज़ें देखी कि घर में जब भी मेडिटेशन का हल्का सा म्यूज़िक, गीत कुछ भी लगता था, वो हर रोज़ दीदी जैसे घर में वो 1 आवर वो ज़रूर इस चीज़ के लिए निकालते थे और मेडिटेशन करते थे। लेकिन उनको ये सब कुछ करते हुए देखकर, मतलब खुद तो नहीं फॉलो करते थे, लेकिन करता हुआ देखकर भी बहुत अच्छा लगता था। और फिर इंटरेस्ट आने लगा धीरे धीरे कि चलो, समझ नहीं आया कि बाबा है, भगवान ही ये सब कुछ कर रहा है, भगवान को याद कर रही हैं ये आत्माएं, ऐसा कुछ भी समझ नहीं आता था। लेकिन एक पवित्रता की अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा होती थी कि ऑटोमेटिकली दिल करता था कि हम भी थोड़ी देर मेडिटेशन में बैठ जाएं। ध्यान तो नहीं लगता था, लेकिन बस बैठ जाते थे रूम में। तो फिर दीदी ने नोटिस किया कि इसका मन तो करता है, लेकिन ये जान के नहीं बोलती है, क्योंकि दीदी ने कुछ रूल्स बताए कि हमारे ये रूल्स होते हैं, खाना पीना छोड़ना पड़ता है, इस तरह के वियरिंग्स करने पड़ते हैं। तो क्योंकि स्टडी कर रहे थे, जॉब का इंटरेस्ट था, तो ऐसे था कि वो लाइफस्टाइल को तो नहीं चेंज करना है, वो सब कुछ तो करना है। बट फिर धीरे धीरे जैसे मेडिटेशन समझ नहीं आता था, बट वो अच्छा लगता था। तो फिर अपने आप ही दीदी को कुछ टाइम के बाद बोला कि मुझे आपके ऐसे ब्रह्मा कुमारी इसमें ज्वाइन करना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो दीदी ने सजेस्ट किया कि 7 डेज कोर्स होता है, उसमें सारा आत्मा का, परमात्मा का परिचय बताते हैं, हमारी कर्म फिलोसफी बताते हैं, हम क्वेश्चनिंग तो करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो इन सभी चीज़ों का एक आंसर हमें मिल जाता है। तो फिर आफ्टर ग्रेजुएशन टाइम मिला, तो टाइम बीच में छुट्टियां वगैरह हो गई, तो उसके बीच में मैंने दीदी को कहा कि दीदी मैं कोर्स करना चाहूँगी। तो हम सेंटर पे गए, तो वहाँ पे दीदी ने कोर्स बहुत प्यार से करवाया। अच्छा, जब तो बात भी नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन परमात्मा के घर में पैर रखते ही जो वाइब्रेशंस ने एकदम टच किया, मतलब दिस वाज वेरी डिफरेंट। तो आज तक हम मंदिर में, गुरुद्वारे में जैसे बिलोंग करते हैं सिख फैमिली से, तो ऑलवेज मैं पाठ करती थी सुबह उठ के, लेकिन जो चीज़ इतने सालों में कभी अनुभव नहीं हुई, वो एक दिन परमात्मा के घर में जाके जो आत्मा को टच हुई चीज़, वो चीज़ ने बहुत ही असर किया। तो फिर रेगुलर 7 डेज कोर्स किया। उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, तो घर वालों ने बोला कि चलो डिसीजन लो, भी आगे स्टडी में क्या करना है, एडमिशन करना है, ये करना है। तो साइकोलॉजिस्ट का थोड़ा किया, तो उसमें आगे स्टडी करना था, लेकिन कोर्स के बाद बहुत सारी बुक स्टडी की, तो बहुत अच्छा लगा, तो तुरंत डिसीजन ले लिया कि नहीं, ब्रह्मा कुमारी बनना है। तो घर वाले ने कहा कि एकदम से कहाँ, मतलब आपने इतना बड़ा चेंज लाना है, तो आप स्टेप ले रहे हो, तो आप थोड़ा सोच लो, ऐसे कर लो। तो मैंने बोला कि नहीं, जो दीदियों की लाइफस्टाइल है, जो वो परमात्मा से ले रहे हैं, मुझे वैसा ही जीवन बनाना है। तो घर में बीच में थोड़ी शादी की बातें, तो मैंने कहा शादी सारी दुनिया कर रही है ना, उससे कुछ थोड़ा डिफरेंट करके देखते हैं। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा। फिर हर रोज़ सेंटर पे जाते थे, तो वो अपने आप परमात्मा ने वो शक्ति भी भरी परिवर्तन करने की, अपने अंदर भी संस्कारों का परिवर्तन देखा। तो धीरे धीरे बस ये डिसीजन पक्का कर लिया कि जैसे ही डिग्री हाथ में आएगी और मेरी एंट्री सेंटर पे होगी। तो ऐसा डिसीजन अपने लेके, तो फिर हम बाबा की सेवा में हाजिर हो गए। अच्छा, युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
यूथ के लिए यही संदेश है कि भले ही हम अपने लाइफस्टाइल में कुछ भी कर रहे हो, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी किसी भी तरह की एजुकेशन वाली लाइफ में, लेकिन एक परमात्मा का हाथ पकड़े रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि समटाइम्स हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ जहाँ पे नहीं खड़े हो सकते, वहाँ पे परमात्मा खड़े हो सकते हैं। और यूथ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आजकल का हमारा इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, जिसकी वजह से हम अपने माइंड को ना स्टेबल कर पाते हैं, ना ही हम कुछ सही डिसीजन ले पाते हैं। और सही डिसीजन नहीं लेते हैं तो इसकी वजह से डिप्रेशंस, प्रॉब्लम लाइफ में, फाइनेंशियली, रिलेशनली, हर तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो लेकिन अगर हम मेडिटेशन मीन्स परमात्मा के साथ एक लिंक बना के रखते हैं, उसको अपना साथी बना के रखते हैं, तो बहुत सारी मदद मिलती है और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों से हम बच भी जाते हैं। तो यही एक मैसेज है, भले ही हम अपनी लाइफ में इंजॉय करें। अच्छा, परमात्मा के बनने के बाद कौन सा परमात्मा लाइफ में इंजॉय करना बंद करवा देते हैं, बल्कि जो परमात्मा इंजॉय करवा सकते हैं उससे ऊपर तो कोई इंजॉयमेंट है ही नहीं। हम तो आउटरली इंजॉयमेंट करते हैं, लेकिन परमात्मा के साथ इंटरनली कनेक्शन होके इंटरनल जो सुख मिलता है, दिस वाज वेरी डिफरेंट। तो परमात्मा के साथ लिंक होना ये यूथ के लिए स्पेशल मैसेज है। बीके जीत बहन, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आस पास होता